गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज 9 तारीख है और 9 दिसंबर को मैं राज यादव आपका स्वागत करता हूं करंट जीके के सेशन में। और मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए और आपका थॉट ऑफ द डे पे मैं आपको लेके चल रहा हूं। आप लोग तैयार हैं उसको पढ़ने और समझने के लिए और आपके जीवन में उतारने के लिए। धरा की धूल भी हवा के झोंके से छू लेती है आसमान। धरा की धूल भी हवा के झोंके से छू लेती है आसमान। हम अपने हौसले से जीत लेंगे सारे जहान। हम अपने हौसले से जीत लेंगे सारे जहान, क्योंकि पूरी दुनिया को जीता जा सकता है सिर्फ आपके हौसले से और आपकी हिम्मत से और आपकी मेहनत से। तो आपको लेके चलता हूं बेटा आज के एग्जाम टारगेट में पहले सवाल की। और एग्जाम टारगेट का पहला सवाल ये रिलेटेड है बेटा किससे, आपके ज्योग्राफी से। प्लेटो को ग्रह का दर्जा कब समाप्त किया गया? प्लेटो का ग्रह का दर्जा कब समाप्त किया गया? अब आप सभी लोग जानते हो कि हमारे पास सौरमंडल जो है, सौरमंडल आप सभी जानते हो बेटा। सौर मंडल में जो मुखिया होता है वो सौरमंडल में मुखिया होता है आपका सूर्य। और सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रहों की संख्या वर्तमान में अगर बात कर ली जाए तो ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है बेटा? 8। और पहले ग्रह कितने हुआ करते थे? 9। तो पहले जो 9 ग्रह हुआ करते थे उनमें से एक ग्रह हुआ करता था बेटा आपका कौन सा? प्लेटो। और प्लेटो का ग्रह का दर्जा कब समाप्त किया गया? ये आपसे सवाल है बहुत प्यारा सा। प्लेटो का ग्रह का दर्जा समाप्त किया गया बेटा 24 अगस्त को। 24 अगस्त 2006 को एक बैठक हुई खगोल शास्त्रियों की प्राग में। और प्राग जो पड़ता है वो कहां पड़ता है? चेक गणराज्य में। और इस चेक गणराज्य को आप जानते हो चेकोस्लोवाकिया आप इसे कहते हो बेटा। और प्राग उसकी राजधानी है। वहां पर जो बैठक हुई उस बैठक में खत्म कर दिया गया प्लेटो का ग्रह का दर्जा। अच्छा, प्लेटो को कहा क्या जाता है? प्लेटो के उपनाम। प्लेटो को कहा जाता था बेटा नंबर 1 यम, नंबर 2 कुबेर और नंबर 3 इसे कहा जाता था बोना ग्रह। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि साहब इसे ग्रह का दर्जा क्यों समाप्त किया गया, उसके पीछे कारण क्या था? तो उसके पीछे कारण क्या था बेटा? ग्रह का दर्जा समाप्त किया गया उसके पीछे कारण का है कारण है बेटा, ये क्या करता था? ये वरुण के परिक्रमा मार्ग को काटता था। वरुण के परिक्रमा मार्ग को काटता था, इसीलिए साहब इसका ग्रह का दर्जा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आपको चीजें याद रखनी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बेटा हमारे आज के करंट जीके के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल है वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 संसद में कब पारित हुआ? वैसे भी ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल चाहे कुछ भी हो जाए पेपर में 100% आएगा, क्योंकि अभी तक वन्य जीव में संरक्षण जो संशोधन सूची है वो अभी तक संशोधन सूची जारी नहीं हुई। पहली बार संशोधन हो रहा है और इससे पहले सूची जारी हुई थी 1972 में। इसलिए ध्यान रखना, इससे सवाल बहुत अच्छा सा आपका बनने वाला है। इसका राइट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या 11 दिसंबर, इसका राइट आंसर क्या है? एक बार जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे से जुड़ चुके हैं, एक बार मैं बात कर लेता हूं उनसे, जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं। हाँ, और मेरे जो विद्यार्थी हैं उनमें जो जुड़ चुके हैं साहब MK स्वामी, पूजा जांगीड़, बिल्टू और सतीश गुजर, योगेंद्र स्वामी, मिस्टर तनुज, रोहिणी, कविता, अजय जाट, सुधीर, पूरण गुजर, पूजा जांगीड़, बिल्टू प्रजापत, सभी बच्चों को कबड्डी लवर, प्रमोद कुमार, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और शुभकामनाएं बेटा। और राइट आंसर आप बच्चों ने मुझे दिया है वो दिया है कौन सा? बी। और सही आंसर भी क्या है बेटा? बी 8 दिसंबर। अब देखो एक बात समझना, हमारी जो संसद है, इस संसद में सदन दो होते हैं। वो एक तो सदन होता है हमारा कौन सा? लोकसभा। और एक आपका सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। और संसद का जो तीसरा अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो अभी तक मैं इस विधेयक की बात करूं तो इस विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया था 2 अगस्त 2022 को। ये छाप लेना बेटा, है ना। और राज्यसभा ने कब पारित कर दिया इसको? 8 दिसंबर 2022 को पारित कर दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि साहब इस विधेयक को प्रस्तावित कब किया गया था? इस विधेयक को प्रस्तावित किया गया था बेटा कब? तो ध्यान रखना 17 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित किया गया था। और किसमें प्रस्तावित किया था बेटा? लोकसभा में, भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने बेटा। अब आपके दिमाग में यह आने वाला है कि जो संशोधन होगा, ये संशोधन तो ये विधेयक जो होने वाला है, संशोधन कौन से विधेयक में होने वाला है? तो आपको याद होगा हमारे पास एक अधिनियम पारित हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
और ये हमारे पारित हुआ था बेटा कब, ये पारित हुआ था 1972, उसमें ही ये संशोधन किया जाना है। अब इस संशोधन के मुख्य विषय, मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाले हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखो एक तो हमारे पास था एक तो हमारे पास कब का है बेटा 1972 का, और अभी जो आ गया वो कौन सा हो गया हमारे पास 2021 का, है ना भाई। तो दोनों में देखना क्या है, इसमें तो प्रावधान क्या किया गया है कि अगर किसी भी सामान्य कानून का आप उल्लंघन करते हो, मतलब कि इन विधेयक में जो रूल्स दिए गए हैं उनका आप सामान्य कानूनों का उल्लंघन करते हो, तो आपसे जो जुर्माना राशि ली जाती थी, वो जुर्माना राशि आपसे ली जाती थी कितने रुपए, 25,000 रुपए। उसको 2021 के संशोधन विधेयक में बढ़ा के कर दिया गया कितना, 1 लाख रुपए कर दिया। कितना कर दिया बेटा, 1 लाख रुपए। ऐसे ही अगर आप किसी विशेष संरक्षित जीवों के लिए बने कानून का उल्लंघन करते हो, के लिए बने कानून का उल्लंघन करते हो, तो उस स्थिति में बेटा जो जुर्माना राशि है वो 1972 के अधिनियम में थी 10,000 और उसको बढ़ाकर 2021 के में कर दिया गया 25,000। अब इसके अलावा आपको एक बात ये भी याद रखनी है, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल से भी आपको पढ़ाना है बेटा। इसका उद्देश्य जो था, एक तो ये कानून बनाना ताकि जुर्माना राशि बढ़ाई जा सके। दूसरा जो उद्देश्य है वो दूसरा उद्देश्य है बेटा आपके एक मसौदे को लागू करना जो कि हमारे संरक्षित जीवों के व्यापार से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, उसको लागू करने के लिए भी साहब इसमें संशोधन किया गया। और वो कौन सा है मैं बताता हूं आपको, वो है CITES। ये बेटा एक मसौदा है, CITES को लागू करना, ठीक है ना साहब। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इसका वो आप देख लो एक बार, CITES को लागू करना। अब आपके दिमाग में आएगा सर CITES क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं ये बेटा क्या है, ये है कंजर्वेशन, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, ये है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड endangered of species wild, ये आप लोग लिख लेना बेटा, आपके एग्जाम में काम आएगी बहुत ज्यादा। वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये संशोधन लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो CITES को लागू करना है। इसका पूरा नाम क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेजर्स ऑफ स्पीसीज वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। मतलब कि एक्चुअल में क्या है कि सब ऐसे जो संशोधित हमारे जो जीव हैं जिनका लुप्त प्राय होने की स्थिति में है, उनका व्यापार जो किया जा रहा है उसको प्रतिबंधित करने के लिए इसको लागू किया गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल और भी आने वाला है कि साहब ये मसौदा तैयार किसने किया, मतलब ये CITES को तैयार किसने किया था। तो इसको तैयार किया बेटा किसने, मैं बताता हूं, यहां पर लिख देता हूं, मेरे पास जगह बोर्ड में यही बची है। CITES का मसौदा किसने बनाया, ठीक है साहब। तो ये बनाया किसने, तो ये भी ध्यान रखना, ये बनाया आपकी एक संस्था है जो कि रेड डाटा बुक जारी करती है, उसका नाम क्या है IUCN। और IUCN का पूरा नाम क्या है बेटा, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है सर। इसका पूरा नाम लिख लेना। इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा कब, 1948 में इसकी स्थापना हुई। और ये जारी क्या करती है, ये जारी करती है बेटा रेड डाटा बुक। इस सवाल से बहुत सवाल आने वाले हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना इसके एक भी बिंदु को बेटा। ये क्या जारी करती है, रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक का प्रतीक क्या है, तो रेड डाटा का प्रतीक है बेटा लाल पांडा है, ठीक है सर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ICUN का अध्यक्ष कौन है ना भाई, तो ICUN का अध्यक्ष है ब्रूनो ओरबले। तो जगह ही नहीं बची, कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, ब्रूनो ओरबले। ये बेटा है अभी वर्तमान में किसके अध्यक्ष, तो ये है अध्यक्ष बेटा किसके, ICUN के, ये वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है सर। तो सारे सवाल आपको लिखने हैं, याद करने हैं। आपके बोर्ड के सामने से मैं हट जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि सवाल इसमें से 100% बनने ही बनने बेटा, ठीक है। चले आपको नेक्स्ट सवाल की ओर लेके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा, सेकंड सवाल। अब ये जो सेकंड सवाल है उससे पहले कुछ सम्मेलन हो रहा है, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन कौन कौन से हुए अभी तक, जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन एक बार बोर्ड पे आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ बेटा, स्वीडन में हुआ ये। उसके बाद वीना सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में हुआ। रियो सम्मेलन 1992 में ब्राजील में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ। और कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में हुआ बेटा। कोप 26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया। ग्लासगो कहां पड़ता है, तो मैं लिख देता हूं, ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड में। कहां पड़ता है मेरे बच्चों, स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कोप 27, तो इसका आयोजन 2022 में शर्म अल शेख में हुआ। और शर्म अल शेख कहां पड़ता है, तो वो जगह भी मैं आपको लिख देता हूं, वो बेटा मिस्र में पड़ती है। और उसके बाद आता है कोप 28, इसका आयोजन कहां होगा, तो इसका आयोजन 2023 में होगा अबू धाबी में। और अबू धाबी कहां पड़ता है, यूएई में पड़ता है। अब आपसे एक बात मैं और भी बता देता हूं बेटा, आपको पता है कि हमारे यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है बेटा, 5 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कौन से सम्मेलन से हुई, तो आंसर ध्यान रखना बेटा, स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई थी, ठीक है साहब। उसके बाद आपको अच्छा से बताया पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाते हो 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को मनाते हैं तो ध्यान रखना बेटा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कौन से दिवस की बात मैंने की, पृथ्वी दिवस। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना, ये बनाया जा रहा है 1992 से। कौन से सम्मेलन से, रियो सम्मेलन से। इसलिए रियो सम्मेलन को कौन सा सम्मेलन भी बोल देते हैं बेटा हम लोग, पृथ्वी सम्मेलन भी बोल देते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी बोल देते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा आपको पता है कार्बन टैक्स की बात जब की गई है, तो कार्बन टैक्स की बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल में, जो 1997 में जापान में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन टैक्स का प्रावधान किस सम्मेलन में हुआ, तो आंसर क्या होना है बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि इनमें सवाल 100% बनने वाले हैं। लेके चले आपको नेक्स्ट, हट जाता हूं थोड़ा सा और मैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, इसके नेक्स्ट स्लाइड में और अगली स्लाइड में इन सबके नाम है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा एक बार बैक हो जाता हूं, फ्रेम से बाहर हो जाता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें कि फोर्ब्स की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं। इन सबकी फोटो लगी हुई है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी है। एक तो आपकी निर्मला सीतारमण है बेटा। निर्मला जो सीतारमण है, इसका जो स्थान है वो स्थान है कौन सा, 37वां। कौन सा स्थान आया, सॉरी कौन सा स्थान बना आया है इसका, 36वां। पिछली बार इसका स्थान था वो कौन सा था, 37वां। उसके बाद रोशनी नादर को स्थान मिला है फोर्ब्स की सूची में 53वां। उसके बाद आपकी माधवीपुरी बुच, इसको स्थान मिला है बेटा कौन सा, 54वां। और उसके बाद आती है आपकी कौन सी, सोमा मंडल। और सोमा मंडल को जो स्थान मिला है वो मिला है कौन सा, 67वां। और आपकी किरण मजूमदार शाह, इसको स्थान मिला है बेटा 72वां। और आपकी फाल्गुनी नायक को जो स्थान मिला है वो मिला है 89, ठीक है। निर्मला सीतारमण आप सभी लोग जानते हो, निर्मला सीतारमण कौन है भाई, ये वित्त मंत्री है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा रोशनी नादर, ये एचसीएल की चेयरमैन है। एचसीएल की क्या है, ये चेयरमैन है ना। एचसीएल जानते हो ना, कंपनी आपकी एचसीएल, उसकी ये चेयरमैन है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है साहब। इसके अलावा माधवीपुरी बुच कौन है, ये बेटे आपके सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी की अध्यक्ष हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकते हैं भाई किसका संबंध किससे है, तो सेबी की अध्यक्ष है, ठीक है साहब। उसके बाद आता है आपका कौन सा, सोमा मंडल। जो सोमा मंडल है बेटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है बेटा, ये है ना भाई। और उसके बाद आती है आपकी कौन सी, किरण मजूमदार शाह। और किरण जो मजूमदार शाह है उसके लिए भी ध्यान रखना, ये बायोकॉन की चेयरमैन है। किसकी चेयरमैन है, बायोकॉन कंपनी है बेटा, बायोकॉन की चेयरमैन है, ठीक है साहब। और लास्ट में जो आता है वो आती है आपकी साहब कौन, फाल्गुनी नायर। और फाल्गुनी जो नायर है वो किसकी चेयरमैन है, नायका। ये चेयरमैन है बेटा किसकी, नायका की। इसने एक ब्रांड बनाया है जो ब्यूटी में काम करता है, नायका की ये चेयरमैन है या नायका की अध्यक्ष है, ठीक है साहब। अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण की। तो निर्मला सीतारमण आपकी क्या है, ये आपकी वित्त मंत्री हैं। तो एक बार प्लीज आप इसका जल्दी से फास्ट में स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले ले और चलते हैं आपको लेके नेक्स्ट सवाल की। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा, अगला सवाल, गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। ऐसी कौन सी पार्टी ने गुजरात चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। इसका आंसर तो गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। और लेके चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। मेरे जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं मैं देख लेता हूं क्या क्या आंसर मुझे देते हैं। हाँ, बिंटू प्रजापति ने आंसर दिया है ए। उसके बाद भाई साहब सचिन गुर्जर का आंसर आ चुका है, वो सचिन गुर्जर का आंसर भी आ चुका है कौन सा, ए। पिंकी का आंसर ए, गुर्जर पूर्णवाना ए, राहुल बगड़ावत का ए, कविता पोसवाल का ए। वेरी गुड ओके। पिंकी रोहिणी का आंसर है, पूजा जांगिड़ का आंसर है,
मीना प्रजापति का आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर बेटा। भाजपा जो है, इस भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या हासिल किया है बेटा? बहुमत हासिल किया है। एक्चुअल में आपसे पूछा जाए कि कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ, कितनी सीट, तो कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ, तो साफ ध्यान रखना आपकी 182 सीटों के लिए चुनाव होता है। कितनी सीट है? 182 सीट, ठीक है ना। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि आपकी बीजेपी को कितनी प्राप्त हुई, है ना, आपके कांग्रेस को कितनी प्राप्त हुई, आपकी आम आदमी पार्टी को कितनी प्राप्त हुई, आम आदमी पार्टी, और अदर को कितनी प्राप्त हुई। अदर का मतलब हो गया आपका निर्दलीय कितनी प्राप्त हुई। तो बीजेपी को सीटें मिली है बेटा कितनी? 156, कांग्रेस को मिली है कितनी? 17, आम आदमी पार्टी को कितनी मिली है? 5, और अदर को सीटें कितनी मिली है? 4। ये टोटल सीटों का डाइवर्जन है। अगर आपसे पूछा जाए कि साहब अब मुख्यमंत्री बनेंगे कौन, तो मुख्यमंत्री पहले भी कौन थे? भूपेंद्र पटेल, और अब भी मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो कौन होंगे? भूपेंद्र पटेल। ये शपथ बता दूं कितनी तारीख को लेने वाले हैं? 12 दिसंबर को शपथ लेंगे। कितने दिसंबर को बेटा? 12 दिसंबर को क्या लेने वाले हैं? ये शपथ लेने वाले हैं, ठीक है साहब। अब आपके दिमाग में एक सवाल और भी आ सकता है कि भाई शपथ दिलाता कौन है? तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। तो पूछा जाए कि साहब गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल, तो ये भी आप लोग छाप लेना। गुजरात के राज्यपाल का नाम है देवव्रत। क्या नाम बेटा? देवव्रत। वो है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अब लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट सवाल की और। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा, बहुत इजी सवाल है, गलत आंसर मत देना। अगला सवाल है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल शासक के दरबार में थे? भाई सर्वाधिक जो हिंदू मनसबदार है वो किस मुगल शासक के दरबार में थे बेटा? और मेरे साथ और जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनमें आंसर दिया है प्रमोद कुमार ने कि सर 182 सीटों पे चुनाव हुआ, बिल्कुल, और बीजेपी को 156 मिली, राइट आंसर है। बिंटू भी कह रहा है 156, कविता भी 182 सीट, राइट आंसर बेटा। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल शासक के दरबार में थे। आप कहो तो ऑप्शन दूं और आप कहो तो ऑप्शन की जरूरत कतई नहीं है। और आंसर मुझे योगेंद्र स्वामी ने दिया है अकबर, और राहुल गुर्जर बगड़ावत ने आंसर दिया है औरंगजेब, और माई लव सुभाष नाम से आईडी जिसकी बनी हुई है उसने आंसर दिया है बेटा अकबर। और आपको लेके चलता हूं इसके राइट आंसर की ओर। सही आंसर क्या है इसका? सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जिस मुगल शासक के दरबार में थे उसका नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। अब अगला सवाल, मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किसने किया? तो वो आप ध्यान रखना, प्रारंभ किया था किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने इसको प्रारंभ किया था। और अकबर ने सर्वाधिक मनसब किसको दिया? तो अकबर ने सर्वाधिक मनसब एक व्यक्ति को दिया जो कि आमेर का था। वो किसको दिया? तो सभी को ध्यान है उसका आंसर, और उसका आंसर है बेटा मान सिंह। मान सिंह को कितने का मनसब दिया गया था? ये आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि मान सिंह को कितने का मनसब था, कितने का मनसब, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं इसमें लिखने वाला हूं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट्स आपको और भी याद रखने हैं। क्या याद रखने? देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला, बस मैं सीधा डायरेक्ट आपको लिख देता हूं स्वर्णकाल, मुगल काल में स्वर्णकाल आपसे पूछा जाए। और स्वर्णकाल किस किस का पूछा जा सकता है? एक पूछा जा सकता है स्थापत्य का, एक तो स्थापत्य का, एक बेटा चित्रकला का। स्थापत्य का और चित्रकला का दोनों पूछे जाते हैं। तो स्थापत्य का स्वर्णकाल किसका शासनकाल है बेटा? शाहजहां का शासनकाल। और चित्रकला का शासनकाल किसका शासनकाल हो जाएगा? आपके जहांगीर का शासनकाल। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे पहले हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश किसने दिया, तो सबसे पहले हिंदू मंदिर, सबसे पहले हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश, हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश किसने दिया? तुड़वाने का आदेश किसने दिया? तो ध्यान रखना, सबसे पहले दिया था किसने? शाहजहां ने। और शाहजहां ने आदेश दिया था बेटा 1633 में, 1633 में। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक किसने तुड़वाए? सर्वाधिक तुड़वाए, तो सर्वाधिक हिंदू मंदिर किसने तुड़वाए? तो फिर इसका आंसर तो आप गलत दे ही नहीं सकते, और वो तुड़वाए बेटा किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था बेटा। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि इसका राइट आंसर किन किन बच्चों ने दिया है। और सबसे फास्ट आंसर दिया मुझे माई लव सुभाष के नाम से जो आईडी बनी हुई है, 7000 मनसब, है ना भाई साहब? तो 7000 मनसब उसके बाद दिया योगेंद्र स्वामी ने, फिर पिंकी ने, फिर उसके बाद पूजा ने। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो सर्वाधिक जो मनसब है वो दिया गया था किसको? मान सिंह को। और कितना दिया गया था? तो मनसब दिया गया था बेटा कितना? 7000। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं बेटा आपके कर्ण जीके के नेक्स्ट सवाल की। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हिमाचल विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ? मतलब हिमाचल में जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ? 68 पे, 70 पे, 17 पे या 200 पे? तो इसका राइट आंसर क्या है? मुझे फास्ट कमेंट करके बताएं। अब मैं देखता हूं एक बार जो मेरे से जुड़े हैं। पिंकी सैनी, सर्वाधिक हिंदू मंदिर तुड़वाए औरंगजेब ने, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा पिंकी। हाँ, अब मैं आपको लेके चला हूं, प्रमोद कुमार ने आंसर दिया मुझे 68, वेरी गुड। और इसके अलावा देखता हूं किसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास।
उसके बाद आंसर आ चुका है मेरे पास बिल्टू का ए, पूजा जांगीड़ का ए आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद और मेरे बच्चों के आंसर क्या आ रहे हैं, अवनी आईटी सॉल्यूशन 68, पूजा जांगीड़, रोहिणी, सचिन, दीपक, पिंकी और गॉड इज ग्रेट 68। बेटा 68 राइट आंसर है 68। तो हिमाचल जो विधानसभा चुनाव है उसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुए, 68 सीटों पर चुनाव हुए। अब एक बात यहां पे याद रखना कि कितनी कितनी सीटें किसको मिली, तो एक तो मैं बात करूंगा किसकी बेटा, कांग्रेस। तो अब की बार यहां पे सर्वाधिक सीटें किसको मिली, कांग्रेस को। फिर कांग्रेस के बाद दूसरा स्थान किसका, बीजेपी का। और उसके बाद आती है आपकी अदर मतलब और किसी को तो मिली नहीं, अदर्स को मिली है। तो कांग्रेस को टोटल सीट मिली बेटा कितनी, 40, बीजेपी को सीट मिली कितनी, 25 और अदर को सीट मिली कितनी, 3। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ का सीएम कौन बनेगा, तो यहाँ का सीएम जो बनेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज और बता दूं कि आपका जो हिमाचल प्रदेश है एचपी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये बेटा यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, एचपी की स्थापना राज्य के रूप में अगर पूछा जाए कि एचपी की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 1971 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था बेटा हिमाचल प्रदेश को। अब देखो 70 विधानसभा सीटें कहां पे है, तो ये याद रखना दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 200 विधानसभा सीटें कहां पे है, तो 200 विधानसभा सीटों की संख्या बेटा आपके कहां पे आती है, राजस्थान में आती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट सवाल की, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा। अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा रूफटॉप सौर कार्यक्रम को कब तक विस्तार दिया गया। देखो कितना शानदार ये कार्यक्रम है, इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे। रूफटॉप कार्यक्रम का मतलब क्या है कि वैसे आपकी जो छत है उस छत पे आप सोलर पैनल लगाओ, और सोलर पैनल लगा के वैसे आप अक्षय ऊर्जा का यूज करो। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इस योजना बनाई थी और उस योजना में सब्सिडी देती है बेटा। तो वो कब तक इसका विस्तार कर दिया गया है, ऑप्शन आपके सामने है, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 1 जनवरी 2026, 31 मार्च 2026। अब देखता हूं मेरे बच्चों के आंसर मेरे पास क्या आने वाले हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसरों का, और फास्ट आंसर मुझे दे। तब तक मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता ही देता हूं बेटा कि जो केंद्र सरकार का रूफटॉप जो कार्यक्रम है, इस रूफटॉप कार्यक्रम में क्या होगा, अगर आप छत पर ये पैनल लगाते हो तो आपको क्या दी जाने वाली है बेटा, सब्सिडी। और सब्सिडी जो दी जाएगी वो सब्सिडी दी जाएगी कितनी, तो बता दूं वो दी जाएगी बेटा 14,588 रुपए प्रति किलोवाट दी जाने वाली है। ठीक है साहब, और अधिकतम कितने वाट पर दी जाने वाली है, ये अधिकतम दी जाएगी 3 वाट पर। अधिकतम कितने वाट पर बेटा, 3 वाट पर दी जानी है। ठीक है ना साहब, तो सब्सिडी ध्यान रखना कितनी दी जानी है, 14,588, और अधिकतम कितने वाट पर दी जाएगी, 3 वाट पर। नेक्स्ट चलो फटाफट मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा, इसका राइट आंसर तो क्या है, 31 मार्च 2026। अब देखो सब्सिडी कैसे दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी एक पोर्टल के माध्यम से। किसके माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से। ठीक है ना साहब, और पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोर्टल को लॉन्च कब किया गया, पोर्टल को लॉन्च किया गया था बेटा 30 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। 30 जुलाई 2022 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला सवाल एक और भी बन जाता है कि साहब भारत में ऊर्जा मंत्री कौन है, भारत के ऊर्जा मंत्री। तो भारत के ऊर्जा मंत्री का नाम आप सभी जानते हो, उनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह है बेटा, भारत के ऊर्जा मंत्री हैं। और आपको पता है कि भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं बेटा। तो मैं देखता हूं मेरे राइट आंसर किन किन बच्चों ने मुझे दिए थे, और राहुल बगड़ावत ने दिया डी, उसके बाद अवनी आईटी सॉल्यूशन का ए था, पिंकी का सैनी का डी था, प्रमोद कुमार का 31 जनवरी 2026, रोहिणी का डी, बिंटू का सी, पूजा का ए, और गुजर पूर्णावाना का ए, और सचिन का आंसर तो जा चुका है। लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट सवाल की, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा। सीनू अग्रवाल को हाल ही में किस कंपनी का सीईओ और प्रबंध निदेशक बनाया गया है, सीनू अग्रवाल, तस्वीर आपके सामने लगी हुई है, किस कंपनी का इसको सीईओ बनाया गया है, टाटा, हुंडई, अशोका लीलैंड या महिंद्रा। तो किसका सीईओ बनाया गया, आप मुझे राइट कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। और बेटा सीनू जो अग्रवाल है, ये बेटा जिस कंपनी के सीईओ है उसकी स्थापना मैं बता देता हूं, उसकी स्थापना हो चुकी थी कब है, 1948 में। कब स्थापना हो चुकी थी, 1948 में। और अगर डेट की बात करूं तो 7 सितंबर को उसकी स्थापना हो चुकी थी बेटा। और उस कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम है अशोक लीलैंड। कौन सी कंपनी है, अशोक लीलैंड। ठीक है साहब, लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल की, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा। अगला सवाल है आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। इस पिछले सवाल का आंसर मुझे रोहिणी ने सी दिया था बेटा, राइट आंसर दिया था, बिंटू ने भी सी आंसर दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, उसको हम लेके चलते हैं। कैबिनेट मिशन, देखो कैबिनेट जो मिशन है ये भारत कब आता है, तो भारत आता है ये 24 मार्च 1946 को तो ये भारत आया। इसने अपनी जो रिपोर्ट दी बेटा, वो रिपोर्ट कब दी, ये भी ध्यान रखना। इसने रिपोर्ट दी अपनी कब, आपकी 16 मई 1946 को इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट में कहा कि संविधान सभा के चुनाव होंगे। किसका गठन होगा, संविधान सभा
का क्या होगा, गठन होगा, और संविधान सभा का गठन होगा और चुनाव भी होंगे। तो संविधान सभा में उन्होंने संख्या कितनी रखी सदस्यों की, तो संख्या आपको बता देता हूं। उन्होंने संख्या रखी कि भाई संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389। और 389 जो सदस्य होंगे उनकी कैटेगरी कैसे रहने वाली है, नंबर एक तो होगी बेटा आपके ब्रिटिश प्रांत के सदस्य, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य। दूसरा जो होगा वो होगा बेटा आपकी देशी रियासतों के सदस्य, देशी रियासतों के सदस्य। और उसके बाद जो तीसरा था बेटा चीफ कमिश्नर क्षेत्र के सदस्य, चीफ कमिश्नर क्षेत्र के सदस्य। अब आपको पूछना है कि साहब ये जो सदस्य कितने कितने थे। देखो ब्रिटिश प्रांत से सदस्य लिए जाने थे 292 और आपके देशी रियासतों के थे 93। और इसके अलावा बेटा आपके जो थे कौन से वाले आपके, और वो थे आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र, तो उनसे सदस्य कितने लिए जाने थे 4। तो टोटल कितने संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होनी थी, 389 बेटा। और उसके लिए चुनाव भी हो, चुनाव में चर्चा करने वाला हूं। आपसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था बेटा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना सर। अगर आपसे पूछा जाए कि सदस्य और कौन कौन से थे इसमें, तो सदस्य इसमें 2 और थे, टोटल 3 सदस्य थे। नंबर एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ठीक है ना सर। इसके अलावा एक और भी थे सदस्य जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये वही स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जिनके अध्यक्षता में मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। अच्छा, इसमें जब ये सदस्य संख्या 389 थी तो इसके लिए चुनाव भी हुए बेटा। इसके लिए क्या हुए, चुनाव। और चुनाव कब हुए तो वो भी बता देता हूं। चुनाव हुए थे बेटा इसके जुलाई अगस्त 1946 में। और इन चुनाव में बेटा सीटें किसने प्राप्त की, देखो सीट के चुनाव हुए कितनी सीटों के लिए, तो 296 के लिए चुनाव हुए, 296 के लिए। कारण क्या है कि देशी रियासतों में तो सदस्य कैसे होने थे, मनोनीत, निर्वाचित नहीं होने थे, तो 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें प्राप्त की किसने बेटा, कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने सीटें प्राप्त की 208। उसके बाद मुस्लिम लीग, एमएल लिख रहा हूं, एमएल ने, मुस्लिम लीग ने सीटें प्राप्त की 73, और अदर ने जो है वो सीटें प्राप्त की बेटा कितनी, 15। तो इस प्रकार सब कैबिनेट जो मिशन था उसके अनुसार जो संविधान सभा का गठन हुआ और चुनाव हुए। लेके चलता हूं बेटा आपको नेक्स्ट सवाल की ओर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल है बेटा 2025 में टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा, कतर में, बुसान में, डरबन में या चेंगडू में। तो कहां पर इसका आयोजन किया जाना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई 2025 में टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा। और इसका जो राइट आंसर उसके आपको लेके चलो, उससे पहले मैं बता दूं कि इसका जो आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है बेटा ITTF के द्वारा। ITTF की स्थापना भी आपको अच्छे से पता है, ITTF की स्थापना हो चुकी थी, मैं पढ़ा चुका हूं आपको इससे पहले 1926 में। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भी आपको पता है, मुख्यालय इसका लुसाने में है बेटा। कहां पे इसका मुख्यालय, लुसाने, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है बेटा। अब देखते हैं इसका राइट आंसर। मनु राजौरिया ने मेरे को डी दिया है और रोहिणी ने आंसर सी दिया है। ओके, बिंटू का आंसर मेरे पास ए आया है। और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बेटा कौन सा, ए मतलब कतर। और जो कतर है, कतर में साहब इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है साहब। इसके अलावा देखो बुसान है ना, तो 2025 में तो मतलब 2025 में तो इसका आयोजन कहां होगा, आपके कतर में, 2024 में बुसान में, 2023 में डरबन में, और चेंगडू में इसका आयोजन हो चुका था 2022 में बेटा। ठीक है ना। तो ये मैंने सारे आपको लिख दिए क्रम से ताकि कोई आपसे गलती नहीं हो। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि कतर जो है वो कतर, मैं आपको बता दूं कतर में किस जगह ये होने वाला है, तो कतर में दोहा में होने वाला है, दोहा। ठीक है साहब। अगर आपसे पूछा जाए कि बुसान कहां है, तो बुसान ध्यान रखना है, बुसान है बेटा कहां पे, दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया। ठीक है ना। अगर देश पूछे तो देश बता देना बेटा। डरबन कहां पे है, तो डरबन है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और चेंगडू कहां पे है, तो चेंगडू है बेटा आपके चीन में। कहां पे है, चीन में आपका चेंगडू। ठीक है। अब एक बात और याद रखना, भारत में जो है ना, भारत में भी साहब टेबल टेनिस की संस्था है, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो TTIF। क्या बोलते हो, TTIF, है ना। और TTIF की स्थापना ये भारत की है बेटा। TTIF की स्थापना हुई थी बेटा 1937 में, 1937। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा। अगला सवाल, गूगल के सिंगापुर में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, श्लोक मुखर्जी या योगेंद्र सैनी। तो किसने गूगल के सिंगापुर में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो इसका आप राइट आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मनु राजौरिया का आंसर मेरे पास सी आ चुका है बेटा। और इसके अलावा मैं देखता हूं कि इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है। इसका राइट आंसर मुझे बताएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन कब आयोजित होगा, तो सम्मेलन आयोजित होना है बेटा 12 से और 13 दिसंबर को, 12 और 13 दिसंबर को इसका आयोजन होना है सिंगापुर में। और भारत में मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं भाई। प्रमोद कुमार ने आंसर दिया है बी, जितेंद्र सिंह,
और आपको राइट आंसर की ओर लेके चलूं मैं। इसका राइट आंसर है बेटा योगेंद्र सैनी। योगेंद्र सैनी जो है वो आपके अलवर का है और बेटा ये एक यूट्यूबर है और इसका जो इसने आईडी बना रखी है वो आपका बना रखा है टेक्निकल योगी के नाम से बेटा। तो योगेंद्र जो सैनी है उसको भेजा गया है इसमें भाग लेने के लिए। अनुराग ठाकुर आपको पता ही क्या है, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं बेटा, ठीक है। जितेंद्र सिंह क्या है, भारत के ऊर्जा मंत्री हैं। श्लोका मुखर्जी आप जानते हो ये कोलकाता का लड़का है, कोलकाता। और इसको क्या मिला था बेटा, इसको मिला था गूगल फॉर डूडल अवार्ड। गूगल फॉर डूडल अवार्ड किसको दिया गया, तो ध्यान रखना है वो दिया गया था श्लोका मुखर्जी को 2022 का, है ना साहब। अब आपसे पूछा जाए कि गूगल का सीईओ कौन है, तो गूगल का सीईओ कौन है, तो गूगल का सीईओ है बेटा सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि साहब सुंदर पिचाई को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो सुंदर पिचाई को जो अवार्ड दिया गया उसका नाम था पद्म भूषण अवार्ड। अभी हाल ही में दिया गया था पद्म भूषण अवार्ड। और पद्म भूषण अवार्ड देने के लिए इसके पास गए थे कौन, तरनजीत सिंह संधू, जो कि यूएसए मतलब अमेरिका में भारत के राजदूत हैं बेटा। लेके चलता हूं आपको अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, रचना सिंह, सनी बलवानी, पेड्रो कैस्टिलो या डीना बोलुआर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या है वो आप मुझे बताएं। हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो सुनो पेरू की पहली जो महिला राष्ट्रपति है ना उसका नाम, तस्वीर आपके सामने लगी हुई है और उसका आंसर आप मुझे बताओ। उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज बताता हूं। आपका जो पेरू है, इस पेरू की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए कि पेरू की राजधानी कौन सी है, तो पेरू की राजधानी है बेटा लीमा। और आपसे ये पूछा जाए कि पेरू कहां पड़ता है, तो पेरू बेटा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और मैं देखता हूं मेरे बच्चों ने आंसर मुझे दिए क्या है, मेरे बच्चों के आंसर। रोहिणी कह रही सर आज टेस्ट का रिजल्ट सुनाओगे, टेस्ट का रिजल्ट, अरे मैं तो दिमाग से निकल गया टेस्ट का रिजल्ट सुनाना। चलो देखता हूं अभी, है ना। बिंटू प्रजापत का आंसर बी आ चुका है, पंकज का आंसर बी आ चुका है, प्रमोद का आंसर सी आ चुका है। और बेटा इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है कौन है, इसका आंसर है डीना बोलुआर्वे। ये बनी है बेटा पेरू की नई राष्ट्रपति। और किसको हटा दिया गया, तो हटाया गया है किसको, आपके पेड्रो कैस्टिलो को हटाया गया है बेटा। अब आपसे एक सवाल और भी मैं पूछ लेता हूं, एक सवाल और प्यारा सा है बेटा। और प्यारा सवाल क्या है, वो सवाल यही है कि आपका जो पेरू है, इस पेरू की मुद्रा कौन सी है। अगर आपसे मुद्रा पूछी जाए तो पेरू की मुद्रा कौन सी है, तो पेरू की मुद्रा है बेटा न्यूवो सोल। इसकी मुद्रा का नाम क्या है, न्यूवो सोल बेटा। अब आपको लेके चलता हूं मैं लास्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और ये अगला सवाल है आपका 10वां आज का अंतिम सवाल। एल्टॉन पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में रैंकिंग में प्रथम रैंकिंग किसको दी गई, मतलब एल्टॉन पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2022 में जो प्रथम रैंकिंग है वो किसको दी गई है, यूएई को, जर्मनी को, डेनमार्क को या भारत को, तो किसको दी गई है, इसका आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं। अच्छा ये क्यों दी जाती है बता दूं, ये उन देशों को दी जाती है जिनके वीजा को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हो, मतलब जिस देश के वीजा को पूरे देश में पूरे विश्व में भयंकर मान्यता प्राप्त हो। आप ऐसे समझो कि आप जिस देश के निवासी और किसी दूसरे देश में गए, आपसे वीजा पूछा ही नहीं गया, या आप जैसे गए तो आपको तुरंत भाई साहब वीजा रजिस्टर्ड करके आपको भेज दिया गया। ये दोनों कंडीशन होती है, पहली कंडीशन वीजा फ्री की होती है और दूसरी होती है वीजा ऑन अराइवल की कंडीशन। तो उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन आया है वो मैं देखता हूं। मेरे बच्चों ने आंसर दिया, रोहिणी ने डी और प्रमोद ने सी, पंकज ने डी और बिंटू प्रजापत ने आंसर दिया। इसका राइट आंसर क्या है बेटा, ए यूएई। यूएई को इस मामले में कितने अंक मिले हैं, 180 अंक मिले हैं बेटा इस मामले में। जर्मनी जो है वो जर्मनी के साथ साथ एक देश और भी है जिसका नाम क्या है, फ्रांस। ये रहा है कौन से नंबर पे बेटा, नंबर 1 पर यूएई और नंबर 2 पर क्या रहा है आपका जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के जो अंक रहे हैं वो कितने अंक रहे हैं, 173 अंक रहे हैं बेटा इसके। उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, डेनमार्क। और डेनमार्क आता है कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर। डेनमार्क के साथ साथ जो और देश आते हैं उनमें एक देश यूएसए आता है और यूएसए के अलावा एक देश आता है न्यूजीलैंड। ये तीनों 3 नंबर पर आते हैं बेटा। और इनके जो अंक है वो अंक है बेटा कितने, 172 अंक है। और लास्ट में आता है आपका भारत, लास्ट में नहीं है ना, मतलब आपका जो भारत है वो भारत आता है कौन से नंबर पर, तो भारत आता है आपके कौन से नंबर पर, 69वें नंबर पर। कौन से नंबर, 69 नंबर पर। और इसके जो अंक हैं वो कौन से अंक, कितने अंक है बेटा, तो ध्यान रखना 72 अंक है। कितने अंक है, 72। ठीक है, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो वो भी आप मुझे फटाफट बता सकते हो कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के विदेश मंत्री का नाम है एस जयशंकर, एस जयशंकर बेटा। तो ये था बेटा आपके करंट जीके का आज का सेशन। और आपको मैं घोषणा जो मुझे करनी थी
आपके विजेता की घोषणा जो करनी थी वो एक्चुअल में क्या आज फिर मेरे पास लिस्ट नहीं है, और कल क्या आपका शनिवार है और कल आपका टेस्ट भी है, और कल टेस्ट होने के साथ साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना भाई साहब। अब उसके प्राइज सॉल्यूशन की जो लिस्ट है, कौन विजेता रहा कौन नहीं रहा, वो आपके सामने मैं बता दूंगा, कल जल्दी ही बता दूंगा, और कल पक्का कंफर्म बताने वाला हूं, और उसको मैं फोन भी करने वाला हूं क्योंकि हमारे पास लगभग सब लोगों की लिस्ट है, तो फोन कर लूंगा मैं आपसे, फिर मैं मुलाकात करूंगा बेटा कब, कल सुबह 7:15 बजे। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।